तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी 5th सेमेस्टर की, वो सीरीज चल रही है और उसका जो आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं 5th सेमेस्टर का 3rd सब्जेक्ट। ठीक है, जिसका कोड है K5003, जो कि हमारा एविडेंस वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, लॉन्ग सीरीज से कर रहे हैं स्टार्ट, ताकि लॉन्ग क्वेश्चंस को समझने के बाद में जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बनेंगे उनको समझने में थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, अभी हमारे पास में समय भी है तो हम लॉन्ग लॉन्ग पहले करा रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम एग्जाम्स के निकट आते रहेंगे, आपके लिए शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज का क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पूरे एविडेंस के इतिहास में, या फिर आप कहो कि किसी भी केस ट्रायल में, किसी भी केस में, चाहे सिविल का हो या क्रिमिनल का हो, कोई भी केस हो, आपको पता ही है कि जो कानून है वो कहने के लिए तो अंधा होता है। ठीक है, और ये बात सही भी है, क्योंकि वो देख करके कुछ नहीं, केवल और केवल गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ही फैसले दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो गवाह होते हैं ना, किसी भी केस को वो कहीं भी मोड़ सकते हैं। आपने कितने केस देखे होंगे, मूवियों में देखा होगा, वेब सीरीज देखी होंगी, सुना होगा। ठीक है, कि अगर कोई केस है, अगर किसी को केस मतलब कि कोई अपराध हुआ है और अपराध को करते हुए कोई उसका चश्मदीद गवाह है, तो पूरा खेल उसी के ऊपर टिका रहता है। अगर वो चश्मदीद गवाह अपना बयान बदल देता है, या फिर अपोजिट वाला जो वकील है वो उससे इस तरह बहस करता है कि उसके सारे गवाहों को, जितनी भी उसने जो गवाही उसने दी है उसको वो खारिज करवा देता, मतलब झूठा साबित कर देता है, तो पूरा केस बदल दिया जाता है। ठीक है, इसका जीता जागता मैं तुम्हें एक उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, कि एक मूवी है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा की मूवी है। ठीक है, और उसमें स्टार्टिंग में वो 2-3 केस लेता है, दो कालरा होता है उसमें विलन, उसके केसों को लेता है। आपने देखा होगा कि वो गवाह बिल्कुल सच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी गवाही को वो क्रॉस एग्जामिन कहते हैं, उसको जिरह के दौरान उन गवाहों को झूठा साबित कर देता है और केस बदल जाता है। ठीक है, तो वो जो चक्कर है, ठीक है, ये जो इतना सारा इंट्रोडक्शन दिया है वो इसीलिए दिया है दोस्तों, कि वो जो सारा चक्कर है कि क्या होता है क्रॉस एग्जामिन, क्या होता है गवाह की गवाही। ठीक है, उस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिनेशन, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस ए पार्टी कैन क्रॉस एग्जामाइन हिज ऑन विटनेसेस। इट मीन्स कि मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा तथा पुनः परीक्षा की व्याख्या कीजिए। किन परिस्थितियों में एक पक्षकार अपने ही गवाह, मतलब कि जो अपने ही पक्ष का जो गवाह है उससे प्रति परीक्षा मतलब री एग्जामिनेशन कर सकता है या नहीं। अब देखिए, यहाँ पे जो परीक्षा है, एग्जामिनेशन जो है, यहाँ इसका मतलब कानून के भाषा में गवाही है। ठीक है, जो कोई भी किसी के सामने कुछ होता है वो अदालत में जाकर गवाही देते हैं, हाँ जज साहब मेरे सामने ये सब हुआ, उसी को एग्जामिन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, बड़ा साधारण सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन ऑरली बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, गवाहों की जांच एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें गवाह अपनी बातों पर राय रखते हैं। साक्ष्य की अखंडता की सुरक्षा के लिए यह आपराधिक और दीवानी मुकदमे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल कानून के छात्रों के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए भी गवाह की जांच से संबंधित कला और कानून को जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब कि एज ए लॉयर, एज ए वकील, आपको बहुत आवश्यकता है इन चीज़ों को जानने की। इनके बिना, ये जो आज हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इस क्वेश्चन के बिना आप किसी भी केस को नहीं लड़ पाएंगे। चाहे केस
कोर्ट में चल रहा हो, चाहे तुम्हारे समाज में चल रहा हो, तुम्हारी यारी दोस्ती में चलो, सब जगह पर आज तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आज आप हाफ जज बन जाओगे। हाफ जज मतलब आपको कोई भी अपनी कहानी बताएगा, बात बताएगा, आज आपको पता चल जाएगा किस स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए, कहाँ पर आपको सामने से मतलब कोई जैसे सफाई देते रहते हैं यारी दोस्ती में कि हमने ये किया था, ये किया था, आज आपको सारा पता चलने वाला है इससे। ठीक है, आप हाफ जज बनने वाले हो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सीआरपीसी के तहत गवाहों की जांच, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं इसमें कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस अंडर सीआरपीसी। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 135 उपस्थित गवाहों की परीक्षा से संबंधित है। उपस्थित गवाहों का मतलब है दोस्तों जो अदालत में प्रेजेंट है। दंड प्रक्रिया संहिता अदालत में प्रेजेंट है, अदालत के बाहर प्रेजेंट है, उनसे जो पहले उन्होंने कहा था कि हम गवाही देंगे और जो मर गए उनका नहीं। कहने का मतलब है जैसे पुरानी मूवियों में होता है ना कि भैया गवाह बहुत ही मुश्किल से पहुंचता था अदालत में, विलन जो जितने भी होते थे पुरानी फिल्मों में गवाहों को जाने ही नहीं देते थे भैया अदालत, उससे पहले उन्हें मार देते थे। तो जज या सीआरपीसी या फिर कानून ये कहता है जो उपस्थित हैं, जो जीवित हैं, उनकी गवाही से रिलेटेड। संहिता की धारा 311 अदालत को किसी महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने या सीआरपीसी के तहत किसी भी जांच या मुकदमे या किसी भी अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में उपस्थित व्यक्ति की जांच करने का अधिकार देती है। ठीक है दोस्तों, या किसी भी अन्य व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाना या किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुलाना और दोबारा जांच करना जिसकी पहले से ही जांच हो चुकी है, यदि उसका साक्ष्य सामने आता है तो। दंड प्रक्रिया संहिता में 70 परीक्षण, वारंट परीक्षण या सारांश परीक्षण, सभी परीक्षणों में गवाही की परीक्षा होती है। ये सीआरपीसी में गवाहों की जांच इस प्रकार से की जाती है। देखिए आपको पता चल गया कि गवाह कैसे बुलाए जाते हैं और धारा 311 के अंतर्गत क्या है। ठीक है, इट मीन्स के जो साक्ष्य उपस्थित है उनको बुलाना, बार बार बुलाना, 2 बार बुलाना, 4 बार बुलाना, जब अदालत चाहे उनको बुला सकती है। ठीक है दोस्तों, उनका जानकारी लेने के लिए, उनसे गवाही दिलवाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो गवाह हैं, ठीक है, इनकी जांच जो की जाती है वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर नीचे जानेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों पॉइंट कि अभियोजन और बचाव परीक्षण पर 70 परीक्षण धारा 225 से 237 के अंतर्गत आता है। इट मीन्स कि जो अभियोजन पक्ष है और बचाव है उसका परीक्षण करने के लिए 70 परीक्षण होता है। सबसे पहले कहने का मतलब है सबसे पहले सारे जितने भी गवाह होते हैं उनको बुलाया जाता है, भाई अपनी अपनी गवाही दो, एक्चुअली तुम्हारी गवाही पहले है क्या। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट पर वारंट ट्रायल, ठीक है, पुलिस द्वारा भी उनसे गवाही ली जा सकती है। उसके बाद शिकायत पर वारंट ट्रायल, अगर उनके खिलाफ किसी ने शिकायत की है तो उनसे तब भी उनसे गवाही ली जा सकती है। उसके बाद समन मामलों पर आपराधिक मुकदमा, अगर आपके मतलब कि किसी आपराधिक मामले में आप गवाह हैं किसी के उसमें, तो वो समन आपको आता है तब आपकी गवाही हो सकती है। उसके बाद सारांश परीक्षण, आपसे पूछ लिया जाए चलो ये बताओ क्या क्या हुआ था, इस तरह से। ठीक है, चलिए इन सभी की धाराएं ध्यान रखना, 225 से लेकर के 265 तक है। ठीक है, चलिए आगे है कि आपराधिक मामलों में गवाहों की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन क्रिमिनल केसेस। तो हम सबसे पहले जो देख रहे हैं दोस्तों वो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपराधिक जो मामले होते हैं, क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, ठीक है, उनमें गवाहों की परीक्षा किस तरह से ली जा सकती है। ठीक है, चलिए देखिए आपराधिक मामलों में गवाहों की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता के सभी परीक्षणों में मौजूद होती है। ध्यान रखना जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें जो गवाहों की जो गवाही होगी ना, ठीक है, वो सीपीसी के सभी परीक्षणों में मौजूद है। किसी भी तरह का केस हो सब में भैया उनकी गवाही होगी। उसके बाद वारंट ट्रायल में जब पुलिस रिपोर्ट बनाती है तो आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों की परीक्षा की जाती है। इट मीन्स कि जब पुलिस के पास में केस जाता है, ठीक है, एफआईआर जाती है, उसके बाद पुलिस थाने से या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा उनको बोला जाता है पुलिस वालों को जो अभी जांच कीजिए। उसके बाद पुलिस वाले सबसे देखते हैं कि हाँ भी कौन था, किसके सामने ये हुआ था। आपने देखा है ना, वो है मतलब कि एक मूवी है, कौन सी मूवी है उसमें,
चलो कोई भी मूवी होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि बीच बाजार में भैया मर्डर हो जाता है और वहाँ पुलिस आती है, पूछते हैं किसी ने देखा है, कोई गवाह चश्मदीद, किसी ने नहीं देखा, सब अंधे हो गए, तो उस समय पर पुलिस वारंट के उस पर ही जाती है, एफआईआर के बेस पर ही जाती है और वहाँ पर गवाही लेती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं देता। ठीक है, चलिए वो तो मूवी की बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता असल जिंदगी में। चलिए आगे, और आरोपी दोषी मानता है, फिर अदालत अभियोजन पक्ष को अभियुक्त का अपराध साबित करने का मौका देता है। कहने का मतलब है अगर वहाँ पर कोई भी गवाह नहीं मिलता है तो जो अभियोजन पक्ष में आपको बता दूं, वैसे मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाई है सेकंड पेपर में इसी के 5th सेमेस्टर के। तो अभियोजन पक्ष वो होता है दोस्तों जिसके साथ में अपराध हुआ है, और अभियुक्त जो अपराध करने वाला है या जो अपराध करने वालों में शामिल है या फिर जो अपराध करने वाला उससे संबंधित है या फिर उसने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन फिर भी उसको अपराधी बना दिया गया है। ठीक है, कोई मैटर हो सकता है, अपराधी से ध्यान रखना। चलिए अब देखो, यहाँ अभियोजन पक्ष को अपने गवाहों के बयानों के साथ साक्ष्य की आवश्यकता है। कहने का मतलब है जब कहीं भी गवाह नहीं मिलते तो फिर अभियोजन पक्ष के पास जाते हैं कि भाई तुम्हारे साथ में ये हुआ है, तो कोई गवाह तो होगा, कुछ तो होगा, वो लेकर आइए, हमें बताइए कहाँ से हम करेंगे। ठीक है, तो उन्हें मौका देता है कि तुम इस जुर्म को सामने वाले के खिलाफ जुर्म साबित करना है तो तुम बताओ। ठीक है, तो वो इस काम को करते हैं। इसके बाद यह मुख्य रूप से एक परीक्षा है। इस स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में समन जारी करने की शक्ति होती है। मतलब कि उसके बाद पुलिस बता दी कि ऐसे ऐसे उन्होंने गवाह बताए, मजिस्ट्रेट समन जारी कर देगा। समन तो ऑलरेडी वीडियो बनाई है ना एक हमने, वही समन होता है, मतलब इन्विटेशन होता है गवाहों का अदालत से कि जाता है उनके पास, भैया उस दिन तुम्हारे गवाह हैं, तुम्हारी तारीख है, चली जाना, यही कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि मुख्य जांच के बाद प्रतिवादी अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह पूछ सकता है, जिसे जिरह कहा जाता है। जिरह के बाद यदि अभियोजन पक्ष के पास कुछ प्रश्न हो तो वह गवाह से प्रश्न पूछता है, जिसे पुनः परीक्षण कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब अदालत से गवाह के लिए समन जाता है तो जो गवाह है वो अदालत में पहुंचेगा। अदालत में जाकर के सबसे पहले ये काम होगा, बताओ भी क्या क्या हुआ, क्या देखा तुमने। तो पहली बार में जब वो बताएगा कि ऐसा हुआ था, मैं वहाँ जा रहा था, मैंने देखा 2 व्यक्ति उधर से आ रहे थे, उन्होंने ये कर दिया, ये हो गई उसकी चीफ गवाही। ठीक है, चीफ बयान हो गए, चीफ बोलते हैं इनको। ठीक है, मुख्य परीक्षा हो गई। अब उसके बाद में जो वकील है दूसरे पक्ष का, ठीक है, वो आएगा, वो तुमसे पूछेगा, अच्छा आपने मूवियों में भी देखा होगा दोस्तों, वो पूछेगा अच्छा ये बताइए आप उस जगह पर क्या कर रहे थे। अब आप बोलोगे जी मैं तो वहां पर ऐसे ही जा रहा था। ऐसे जाने के लिए क्या जगह थी, ऐसा नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें तुमसे पूछेगा। मतलब कि जो भी तुमने गवाही दी है वो उसमें से हर चीज़ में से नुस्ख निकालेगा, उसके बाद में तुम्हें भेज दिया जाएगा। फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हें दोबारा बुलाया जाएगा और फिर से पूछा जाएगा। अब वकील कहे नहीं नहीं, उस दिन जब आपने ये पिछले अपने बयान में ये बताया है कि आप क्राइम सीन पर थे, लेकिन वहां पर तो आप थे ही नहीं, क्योंकि उस दिन तो आप गांव से या फिर शहर से कहीं बाहर गए होते और वहां की हमारे पास में वीडियो है, फोटोशूट है, क्या आप वहां पर थे ही नहीं। तो गवाह कहेगा, गवाह पकड़ा गया भाई झूठा है, वो माफ़ी मांग लेगा, सर मुझसे गलती हो गई, और ये फिर उसको मतलब कि 2-3 स्टेजेस होती हैं री एग्जामिनेशन का, मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मूवियों में भी आपने देखा होगा, मैं आपको जोड़ जोड़ कर बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए आगे है कि देखिए, अदालत वारंट ट्रायल में गवाहों और शिकायतकर्ता की जांच के बाद उसी दिन यह तय करेगी कि आरोप के खिलाफ कोई अपराध किया गया है या नहीं। फिर मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देता है, जिसमें मामलों की रिपोर्ट सौंपी जाती है। शिकायतकर्ता की जांच और परीक्षण के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि शिकायत ईमानदार है और अभियोजन पक्ष के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। फिर अदालत आरोपी को दोषी ठहराती है, और यदि शिकायत वास्तविक नहीं है और अदालत और पर्याप्त सामग्री नहीं मिलती है जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता आरोपी को दोषी ठहरा सके, तो अदालत ने शिकायत खारिज कर दी। कहने का मतलब है, जब पहली बार मुख्य रूप से मुख्य बयान देने के लिए उनको बुलाया जाता है, जो गवाही होती है, गवाह होते हैं, तो गवाहों की गवाही पर ही मजिस्ट्रेट जो है ये तय करता है कि हाँ भाई वो ये देखता है सही बोल रहा है या नहीं। वो पहचान लेते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ गवाह एकदम बिल्कुल सही सही बोल रहा है, उसी के आधार पर जो एक्यूज्ड होता है, जो अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ में क्या
चार्जशीट बनती है, ठीक है, आरोप बनते हैं, चार्जेस लगते हैं, उसके बाद उसको सजा होती है। चलिए आगे कि शिकायत और जांच रिपोर्ट की जांच के बाद अंत में यदि अदालत को लगता है कि सबूत और सामग्री पर्याप्त है तो शिकायतकर्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के साथ आरोपी पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत गए हैं तो इस स्थिति में अदालत वारंट या समन जारी कर सकती है। समन मामलों में आपराधिक मुकदमे के विभिन्न चरण हैं, जैसा कि सीपीसी की धारा 251 से 259 में प्रदान किया गया है, जो हमने ऊपर बताए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। समन मामलों में देखिए, समन मामलों में गवाहों की जांच की प्रक्रिया वारंट ट्रायल के समान होती है। दोषी अभियोजन पक्ष की दलील के बाद गवाहों की जांच शुरू होती है तथा सारांश मुकदमे में गवाहों की जांच समन मामलों में और वारंट मुकदमे के समान है। कहने का मतलब है कि कोई सा भी वारंट वाला हो, ठीक है, या फिर बिना वारंट का हो, मतलब समन वाला हो, कोई भी कंडीशन हो भैया, वहाँ पर चीज़ें सेम हैं, जो गवाही होती है वो सेम प्रोसीजर से होती है। ठीक है, चलिए देखिए सीपीसी के तहत गवाहों की जांच। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर सीपीसी के तहत गवाहों की जांच। देखिए सीपीसी में सिविल प्रक्रिया संहिता में नियम 4 से 16 के क्रम 18 में गवाहों की परीक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो अब जो देखिए दोस्तों कि जो रूल हैं 4 से 16 के क्रम, उनमें क्या है कि ये जो है ये 18 से हैं। ठीक है, तो उनके कुछ नियम दिए गए हैं कि जो गवाहों की जांच है वो कैसे होती है। ठीक है, तो वो नियम हमारे लिए जाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हर एक नियम को पढ़ेंगे कि पहले नियम में क्या है, दूसरे नियम में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है वो है 18 के नियम। ठीक है, देखिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नोटबुक आपने ले रखी होगी, इन जो ये रूल है ना इनको लिख लेना दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। देखिए पहला है कि आदेश 18 के नियम 4 में कहा गया है कि प्रत्येक मामले में गवाहों की जांच के लिए गवाह को बुलाने वाले पक्ष को शपथ पत्र देना होगा और शपथ पत्र की प्रतियां विपक्ष की पक्ष को प्रदान करनी होंगी। कहने का मतलब यह है, 2 वकील होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, ये अभियोजन वाला हो गया और ये अभियुक्त वाला हो गया, ध्यान रखना। तो जब अभियोजन वाला अपने गवाहों को बुलाएगा तो उसका जिसको गवाह बुलाना है उसके नाम का एक शपथ पत्र अदालत में कोर्ट में देगा और वो कहेगा सर मैं इस गवाह को बुलाऊंगा, तो और इनको भी बताएगा, उसकी कॉपी करके इनको देंगे सामने वाले वकीलों को कि हम इस गवाह को बुला रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है गवाहों की परीक्षा, चाहे वह मुख्य परीक्षा हो और प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा, हलफनामे द्वारा अदालत को प्रस्तुत किया गया है या तो आयुक्त द्वारा या न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। कहने का मतलब एक हलफनामा होता है, उसमें बताया जाता है कि देखिए सर इसको हम बुला रहे हैं अगले उसके लिए और इसकी वहाँ पर गवाही होनी है। तीसरा है न्यायालय आयुक्त गवाहों की जांच के दौरान गवाहों के बयान लिखित रूप में या यांत्रिक रूप से न्यायाधीश की उपस्थिति में दर्ज करेगा। कहने का मतलब जब गवाह कोर्ट में जाएगा तो मजिस्ट्रेट हो या जज हो, उसके सामने खड़े होकर के या तो लिखित में दे सकता है, मौखिक में दे सकता है, या फिर किसी यांत्रिक रूप से मतलब कि रिकॉर्डिंग वगैरह करके भी दे सकता है ऑन कैमरा। यदि मामले में आयुक्त है तो वह इस साक्ष्यों को अपनी लिखित रिपोर्ट के साथ अपने द्वारा हस्ताक्षरित करके लौट आएगा। कहने का मतलब यह है वो जो गवाह जब ले लिए जाते हैं, गवाही जो ले ली जाती है तो अगर लिखित में है, ठीक है, तो उसकी एक कॉपी अपोजिट पक्ष को दी जाती है। आगे कि आयुक्त ऐसी टिप्पणियां दर्ज कर सकता है जो साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान आपत्ति उठाए जाने पर बहुत महत्वपूर्ण हो, जिनका निर्णय न्यायालय द्वारा बहस के स्तर पर किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि सामने वाला वकील कोई भी अगर वो झूठी गवाही दे रहा है, उसको लग रहा है, तो वो कह सकता है कि जनाब यहाँ ये गलत बोल रहे हैं, मैं उस बात को सिद्ध कर दूंगा आगे। ठीक है, चलिए आगे है कि आयुक्त द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसे 60 दिनों के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चलिए देखिए आगे है कि
उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के न्यायाधीश के पास इस नियम के तहत साक्ष्य दर्ज करने के लिए आयुक्त का एक पैनल तैयार करने की शक्ति भी है। मतलब कि इस तरह के जो गवाह हैं, तो गवाही है जो उनका गवाही लेनी है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक पैनल भी तैयार कर सकती है। चलिए, ये था नियम दोस्तों 4, 18 का नियम 4। आगे देखने वाले हैं हम कि आदेश जो 18 है उसका नियम 5। देखिए 5 में यह है कि अपील योग्य मामलों में साक्ष्य कैसे ले। मतलब कि जिन मामलों में अपील है केवल, तो उनमें साक्ष्य कैसे ले। साक्ष्य का मतलब गवाही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे लिया जाता है, देखिए सबसे पहला है ए, न्यायालय की भाषा में लाया गया। दूसरा, न्यायाधीश द्वारा उसके निकट और उसकी व्यक्तिगत देखरेख में हार्ड कॉपी के रूप में दर्ज किया गया। मतलब कि जज साहब के सामने वो बोलेगा और जज साहब के नीचे जो बैठे रहते हैं ना पेशकार भैया, वो उनको लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है तीसरा पॉइंट, टाइपराइटर पर सीधे न्यायाधीश के आदेश से या यदि न्यायाधीश दर्ज किए जाने वाले कारणों से समन्वय करता है तो न्यायाधीश की दृष्टि में न्यायालय की भाषा में सटीक रूप से दर्ज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे है आदेश 18 का नियम 6। अब 2 हो गए, पहला और दूसरा हो गया। पहले नियम में दोस्तों ध्यान रखना क्या था कि उसको गवाही देनी है लिखित में, ओरल, यांत्रिक रूप से, किसी भी तरह से। दूसरे में ये नियम है कि भैया जो गवाही होगी वो अदालत में जज के सामने होगी और वो रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्ड का मतलब या तो लिखित रूप में उसको लिखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में जो उनके साथ में वहाँ पे जो पेशकार बैठे रहते हैं वो उसको हार्ड कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है नियम 6। देखिए, जहां साक्ष्य किसी ऐसी भाषा में दर्ज किया गया हो जो उस भाषा से भिन्न है जिसमें वह दिया गया है और गवाह उस भाषा को नहीं समझता है, तो जिसमें उसे लाया गया है, तो हार्ड कॉपी के रूप में दर्ज किए गए साक्ष्य को उसके पास परिवर्तित कर दिया जाएगा, वह भाषा जिसमें दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि अब जो जज साहब हैं भैया वो हैं यूपी के, और जो उसमें गवाह है वो है कर्नाटक का। अब कर्नाटक के जो गवाह है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको गवाही देनी, उसको अपनी भाषा में बताएगा कन्नड़ में, और जो यहाँ के वो हैं जज साहब उनको समझ में नहीं आएगा। यार बड़ी समस्या हो गई। तो अब वो क्या करेंगे, उनके बीच में ट्रांसलेटर लाया जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, और जो उसकी कन्नड़ भाषा है उसको हिंदी में परिवर्तित या इंग्लिश में परिवर्तित करके जज साहब के सामने पेश करेगा या फिर उस वहाँ पर देगा, ठीक है। चलिए, अब छठा नियम कहता है कि मतलब जो भाषा होगी अदालत की उसी भाषा में उसको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, चाहे कन्वर्ट करके चाहे कैसे भी। आगे नियम 7। देखिए, साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज किया जाएगा और साक्ष्य उस रूप में होगा जो आदेश 18 के नियम 5 में निर्धारित है। पढ़ने के बाद घटना की आवश्यकता के अनुसार हस्ताक्षर किए जाने के बाद व्याख्या की जाएगी और मरम्मत की जाएगी, जैसे कि यह सबूत के तहत नीचे लाया गया हो। यह नियम है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, गवाह जो है वो बोलता रहेगा, उसके बाद में जो वहाँ पर जो रिकॉर्ड, मतलब कि जो रिकॉर्डर है वो लिखता रहेगा या फिर रिकॉर्ड करता रहेगा। उसके बाद में जब गवाही पूरी हो जाएगी उसकी, जब गवाह की बातें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद उसके सिग्नेचर होंगे उसी उस पर जहाँ पर उसी मतलब कि जहाँ उसने गवाही लिखी है उसी पेज पर उसके साइन होंगे, और फिर उसको पढ़ के भी सुनाया जाएगा कि भैया ये गवाही दी है, और उसमें वो कहता है नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोला था, ऐसे बोला था, तो वो वहाँ पर करेक्शन भी किया जाएगा और सबमिट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब नियम चलते हैं 8 पर। 8 में है कि जब न्यायाधीश द्वारा खुले न्यायालय में उसके आदेश के लिए लिखित रूप में साक्ष्य नहीं लाया जाता है या उसकी उपस्थिति में स्वचालित रूप से दर्ज नहीं किया जाता है, तो वह गवाहों की परीक्षा के लिए प्रत्येक पर्यवेक्षक द्वारा निष्कासित किए गए पदार्थ के अद्यतन करने के लिए बाध्य होगा, और ऐसा शेष होगा न्यायाधीश द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित और रिकॉर्ड के कुछ हिस्सों को आकार देना। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भैया किसी भी रूप में, जिस भी रूप में उसके गवाही वहाँ पर लानी चाहिए या फिर आ जाती है वहाँ पर ली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे नियम 9। देखिए, नियम 9 बड़ा बहुत ही अच्छा स्पेशल है, ठीक है। चलिए, क्या है कि देखिए, जहां अंग्रेजी न्यायालय की भाषा नहीं है फिर भी मुकदमे में पेश होने वाले सभी पक्ष आमने सामने होते हैं, और यदि कोई वकील और लोगों का समूह अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है तो न्यायालय में अंग्रेजी के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, ठीक है।
कहने का मतलब यह है कि जिस भाषा में जो केस की ट्रायल चल रहा है, इंग्लिश में चल रहा है तो इंग्लिश में, हिंदी में चल रहा है तो हिंदी में, उसी भाषा में उनके जो गवाह हैं, ठीक है, वो सारी प्रक्रिया उसी भाषा में चलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जहाँ सबूत अंग्रेजी में नहीं दिया गया जाता है लेकिन सभी पक्ष को आमने सामने आते हैं और ऐसे पक्ष के वकील जो वकील द्वारा दिखाए जाते हैं, ऐसे सबूत को नीचे लाने पर विचार नहीं किया करते हैं। अंग्रेजी न्यायाधीश अंग्रेजों में सबूत को हटा सकता है या फिर वो उसको नहीं भेजा सकता। कहने का मतलब ये है कि एक कंडीशन ऐसी आ गई कि जो गवाह है, ठीक है, वो भी अंग्रेजी जानता है, वकील जो है वो भी अंग्रेजी जानता है, लेकिन जो अपोजिट वकील है वो अंग्रेजी नहीं जानता, और सबूत भी सारे अंग्रेजी भाषा में हैं जज साहब के सामने, और जज साहब भी अंग्रेजी भाषा जानते हैं, बस वो अपोजिट वकील नहीं जानता। तो भैया ये जज कह सकता है कि ये सबूत इनको हटाया जाए क्योंकि ये इस भाषा में नहीं है, दूसरी भाषा में होने चाहिए। या फिर जज ही अगर इंग्लिश ना जानता हो, खैर के ऐसी रेयर कंडीशन तो नहीं होती, ऑनरेबल जज जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आदेश 18 नियम 10 देखिए, नियम 10 कहता है कि यदि कोई पक्ष किसी विशेष प्रश्न और उत्तर के संबंध में आवेदन दायर करता है या न्यायालय में लाए गए किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति करता है तो न्यायालय उस आवेदन को स्वीकार कर सकता है। कहने का मतलब है जब गवाही चलती रहती है तो वो नहीं कहते थे ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, आपत्ति है जनाब, महाराज आपत्ति है, ऑब्जेक्शन। ये जो शब्द है उसका कहने का मतलब है अगर कोई गवाही दे रहा है और उसमें अगर वकील को लग रहा है अपोजिट को यार ये गलत झूठी गवाही दे रहा है, तो वो कह सकता है कि नहीं जनाब ये तो गलत है, तो उसकी बात भी मान्य होगी। आगे है कि नियम 11, यदि गवाहों की जांच के दौरान विरोधी पक्ष और वकील द्वारा किसी प्रश्न पर आपत्ति की जाती है तो न्यायालय के न्यायाधीश उसे रखने की अनुमति देते हैं और प्रश्न उत्तर आपत्ति और उसे करने वाले व्यक्ति के का नाम नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यायालय का निर्णय। कहने का मतलब है कि अब देखिए आपने देखा होगा, ठीक है, जब भी अभी वो मूवी आई थी ओ माई गॉड 2, ठीक है, तो उसमें कहते रहते हैं वो जो अभियोजन पक्ष के होते हैं, ठीक है, आपत्ति है महाराज, आपत्ति है महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है महाराज। अब वो अपोजिट जो वकील साहिबा होती हैं, ठीक है, वो जो बात कहती हैं उसी पर आप आपत्ति लगाते हैं, तो तब जो ऑनरेबल जज होते हैं वो ये कहते हैं कि ओवर रूल्ड या सस्टेन। ओवर रूल्ड का मतलब ये हो गया कि आप अपने क्वेश्चन को जारी रखिए, अदालत कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन का जवाब देने में, या फिर बयान जारी रखिए। और सस्टेन कह देते हैं तो भैया फिर सस्टेन पर रुकना पड़ता है। ठीक है, चलिए सवाल बदलने पड़ते हैं, जो बोल रहे हैं वो भी बदलना पड़ता है। नियम 12 कहता है दोस्तों कि अदालत ऐसी टिप्पणियां दर्ज कर सकती है क्योंकि उसे परीक्षण के दौरान किसी गवाह के व्यवहार के संबंध में सामग्री पर संदेह हो सकता है। मतलब कि कोई गवाह अगर किसी तरह से ऐसी टिप्पणी दे रहा है कि जो उसके खिलाफ जा सकती है तो उसको रोकेगा नहीं, उसको दिलवाएगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि इस एक्चुअली में चल क्या रहा है। आगे है नियम 13, देखिए, जिन मामलों में अपील की अनुमति नहीं है वहाँ गवाहों के सबूतों का रिकॉर्ड करने और बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अदालत के न्यायाधीश गवाहों की सभी जांच को एक लिखित रूप में दर्ज करते हैं और टाइपराइटर पर रखते हैं, टाइपराइटर से लिखते हैं या फिर कारण बताते हैं। न्यायाधीश के हस्ताक्षर के साथ शेष मामले के लिए स्वचालित रूप में दर्ज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब किसी भी रूप से कोई भी अगर वहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, गवाह कुछ भी बोल रहे हैं, जज साहब वहाँ पर सुन रहे हैं, वकील दोनों बोल रहे हैं, उनसे किसी क्वेश्चन पर आपत्ति कर रहे हैं, किसी को नहीं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, और जज साहब चाहें तो जो मेन जज साहब को लगेगी वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगे। ऐसा नहीं है उनके बीच में 1 घंटे तक कोई बकवास चलती रही तो वो रिकॉर्ड होगी। ठीक है, चलिए आगे है नियम 14, न्यायाधीश उसकी क्षमता में कमी के कारणों को दर्ज करने के लिए ऐसा अनुस्मारक नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब गवाहों की में कोई भी इस तरह से कमी निकाल करके उनके कोई भी अगर सवाल है उसे उसको नहीं रोक सकते। आगे है नियम 15, देखिए, जहां एक न्यायाधीश को मृत्यु, स्थानांतर या अन्य कारण से किसी मुकदमे की प्रारंभिक प्रक्रिया को बंद करने से रोका जाता है, उसका उत्तराधिकारी पूर्व मामलों के तहत लाए गए या किए गए किसी भी सबूत या अनुस्मारक का प्रबंधन कर सकता है, जैसे ही कि ऐसे सबूतों या नोटिस को हटा दिया गया है या उक्त सिद्धांतों के तहत उसके द्वारा या उसके पाठ्यक्रम के तहत बनाया गया है
और वह उस चरण में से मुकदमा जारी रख सकता है जिस पर उसके पूर्ववर्ती ने इसे छोड़ा था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सपोज करो कि जो जज साहब है वो केस चल रहा है, अब उनकी तबादला हो गया या जज साहब नहीं रहे इस दुनिया में, ठीक है, या फिर कोई भी कंडीशन हो गई, तो भैया जो उनकी जगह पर दूसरा जज जाएगा वहीं से जहां तक वो मामला चल रहा था वहीं से आगे वो कंटिन्यू करेगा, अन्यथा उनका जो जूनियर है जो उनसे नीचे होगा, ठीक है, वो उस मामले को वहीं से बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि जज साहब के पिछले जज साहब उनके सामने इतना काम हो गया और अब दूसरे जज साहब आ गए, अब यार कैसे करेंगे, अब मामला दोबारा से शुरू होगा, फिर से गवाहियाँ होंगी, फिर नहीं 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 भैया, जो मामला तुम्हारा चल रहा है वो आगे सुनवाई वहीं से होगी, ठीक है। चलिए, ये नियम बताता है 15। अब उपनियम 1 की व्यवस्था है जहां तक वह महत्वपूर्ण है या फिर धारा 24 के तहत दायर मुकदमा के लिए गए सबूत पर लागू मानी जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इस सबूत में जो भी ऐसी चीजें हो धारा 24 के अनुसार योग्य होंगी, मानी जाएंगी, ठीक है, सबूत माने जाएंगे। नियम 16 सबसे स्पेशल नियम है 16। देखिए, आदेश 16 का गवाह से तुरंत पूछताछ करने की शक्ति प्रदान करता है। कैसे कि यदि गवाह अदालत के अधिकार क्षेत्र को छोड़ देता है या किसी अन्य कारण से समर्थन पर्याप्त संतुष्टि देता है या उसके साक्ष्य को तुरंत क्यों लाया जाना चाहिए, तो अदालत मुकदमा दायर करने के बाद किसी भी समय पार्टी या गवाह को आवेदन भेजती है, ऐसे गवाह का सबूत तुरंत ले आए। कहने का मतलब यह है कि किसी भी गवाह ने वहां पर कोई भी बात बोली है तो उस बात को सिद्ध करने के लिए उसने सही बोली या गलत बोली है, तुरंत वहां पर क्या जारी कर सकते हैं भैया, उनका जो परीक्षा, मतलब कि एक ने बोल दिया, गवाह ने बोल दिया जैसे कि जज साहब जिस दिन क्राइम हुआ था, ठीक है, मैं वहीं था। अब अपोजिट ने बोलते नहीं सर ये तो दिल्ली में था और क्राइम हुआ है नोएडा में, तो तुरंत उसके गवाह होने पर तुरंत ही अदालत कहती चलो भी जांच करो वहां पर ये था या नहीं, ठीक है, वो कंडीशन। चलो, दूसरा है यदि न्यायालय को लगता है कि पक्ष का या साक्ष्य द्वारा दिया गया कारण पर्याप्त नहीं है तो न्यायालय गवाहों की परीक्षा के लिए तारीख तय करता है। कहने का मतलब है कि जिस दिन गवाही होनी है उस दिन ऐसा लगा गवाही आज होनी है और उस दिन कुछ कंडीशन हो गई, गवाह की तबीयत खराब हो, कुछ भी हो गई, तो अदालत उसको अगली तारीख दे सकता है, चलो उस दिन दे देना गवाही। तीसरा पॉइंट है जो साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि जो सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, अदालत में रखा जाता है, उसे गवाह के सामने पढ़ा जाता है। यदि साक्ष्य में कोई बदलाव होता है तो न्यायालय द्वारा उसे ठीक किया जाता है और गवाह द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और मुकदमे की किसी भी सुनवाई में पढ़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि जब गवाह वहां जाएगा तो उसे बताया जाएगा ये मामला है, FIR में ये लिखा है, सबसे पहले ये पढ़ाएगा, अब तुम अपनी कहानी बताओ तुमने क्या देखा। और अगर गवाह बोलता है और जो FIR वहां पे लगी हुई, जो चार्जशीट मतलब जो इंक्वायरी पुलिस ने बता के भेजी है कि ऐसा ऐसा हुआ था, अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस पाया जाता है तो भैया पुलिस के ऊपर संदेह होता है, गवाह के ऊपर नहीं, ठीक है। गवाह के अनुसार ही उस प्रक्रिया को बदला जाएगा, उस जो लिखा हुआ होगा केस के अकॉर्डिंग उसको बदला जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे है नियम 17। देखिए, न्यायालय के पास मुकदमे के किसी भी चरण में गवाह को वापस बुलाने की शक्ति है और जैसा कोर्ट उचित समझे उससे सवाल पूछे। कहने का मतलब है कि जब तक मामला चलेगा, वो जब तक फैसला नहीं आ जाएगा तब तक अदालत के जज साहब, अदालत कोई भी जितने भी उसमें गवाह होंगे, सबूत होंगे, उनको कभी भी किसी भी दिन कभी भी बुला सकती है दोबारा से, ठीक है। चलिए, ये किसकी पावर है, कोर्ट साहब की। चलिए, कोर्ट साहब की पावर है। चलिए आगे चलते हैं कि साक्षियों की पेशी एवं परीक्षण का आदेश। कहने का मतलब है जो गवाह हैं भैया उनका परीक्षण और वहां पर पेश होने के लिए अदालत में उनके लिए कौन आदेश देता है, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए, जिस क्रम में वह गवाहों से पूछताछ करता है उसकी जांच करना एक वकील का विशेषाधिकार है। अनुभव और कौशल के अनुसार गवाहों की व्यवस्था की जाती है। अभियोजक को अपने गवाहों और अपनी पसंद के अनुसार पेश करने की स्वतंत्रता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 135 अदालत को आदेश देने या आदेश देने की शक्ति है जिसमें गवाहों को पेश किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप जब जो अभियोजन पक्ष है उसके उस केस में 10 मतलब कि 10 गवाह हैं,
2-3 पुलिस वाले हैं, 2-3 वहाँ के लोग हैं, जिसके साथ में हुआ है वो हैं, 2-4 वो हैं। अब वो अभियोजक वकील के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से गवाह को कब बुलवाना चाहता है और किस गवाह को नहीं भी बुलवाना चाहता, किसकी गवाही पहले दिलवाना चाहता है, किसकी बाद में दिलवाना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छा सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे है अदालत कक्ष से गवाहों का बहिष्कार, मतलब एक्सक्लूजन ऑफ विटनेसेस फ्रॉम द कोर्ट रूम्स। चलिए उनको बुला तो लिया। आगे है कि जब पक्ष साक्ष्यों की गवाही की जांच शुरू करता है तो अन्य गवाहों को न्यायालय कक्ष से बाहर रखा जाना चाहिए। जब एक गवाह की परीक्षा पूरी हो जाती है तो अगले गवाह को परीक्षा के लिए बुलाया जाता है और जिन गवाहों से पूछताछ पूरी हो जाती है उन्हें अदालत कक्ष में रहने की अनुमति नहीं है। अगर गवाह कोर्ट रूम में मौजूद रहता है तो उसे बाहर किए जाने के लिए कह देना चाहिए। यदि कोई गवाह किसी अन्य गवाह की परीक्षा के दौरान उपस्थित होता है तो उसे की परीक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता है। केवल न्यायाधीश द्वारा एक नोट लिखा जाना चाहिए कि वह किसी अन्य गवाह की परीक्षा के दौरान अदालत कक्ष में उपस्थित था। कहने का मतलब यह है, देखिए मूवियों में तो तुमने देखा होगा कि जो गवाही देते रहते हैं वो भी वहीं खड़े रहते हैं, सब वहीं रहते हैं। भैया ओरिजिनल में ऐसा कुछ नहीं होता। ओरिजिनल का मामला यह है कि एक ही व्यक्ति ही कोर्ट रूम में हो सकता है। अदालत में एक समय में एक ही व्यक्ति जो गवाही देगा वो ही हो सकता है, दूसरा गवाह नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए। और अगर होता भी है गलती से तो सामने वाला वकील कह सकता है कि सर इसकी गवाही को मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो पहले जो गवाही चल रही थी उसी से मिलती जुलती दिया और ये तो इस समय मौजूद था। ठीक है, चलिए और इस कारण से या फिर उससे पहले भी उसको बाहर निकाला जा सकता है। मतलब कि दो गवाह हैं, दो गवाह एक साथ अदालत में नहीं आ सकते, एक बार में एक ही गवाह। ठीक है, चलिए अब है किसी गवाह से पूछताछ में देरी, डिलेड एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेसेस। देखिए किसी अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच में देरी हुई तो बचाव पक्ष जांच अधिकारी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। आरोपी को यह तर्क देने का कोई अधिकार नहीं था कि अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान दर्ज करने में देरी हुई और उसके साक्ष्य को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह लागू होने का सार्वभौमिक नियम नहीं है कि किसी गवाह की गवाही केवल उसकी परीक्षा में देरी के कारण अविश्वसनीय हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि कुछ समय ऐसा होता है, ठीक है, कि जैसे आज अदालत ने कहा कि भाई अगली 5 तारीख को गवाह को आना है, अगली 5 तारीख पर वो बीमार हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में एक और तारीख लग गई, उस पर उसके घर में किसी की डेथ हो गई, फिर अगली तारीख लग गई, कोई शादी आ गई, भैया 2-3 महीने हो गए, मतलब समय हो गया, अब वो गवाही देने के लिए आता है तो वो गवाही मान्य होगी। ऐसा नहीं है कि अभियोजन बचाव पक्ष ये कहते अभियुक्त पक्ष अजी जब से तो आया ना आया गवाही देने, क्यों नहीं आया था, ये सही था तो अभी क्यों आया 6 महीने बाद में, इसकी गवाही नहीं होनी चाहिए या फिर ये झूठी गवाही देगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आगे है कि गवाहों के बयानों की स्वीकृति और मूल्यांकन, इट मीन्स एडमिशन एंड एवोल्यूशन ऑफ विटनेस स्टेटमेंट। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, एडमिशन एंड जो एवोल्यूशन ऑफ विटनेस स्टेटमेंट है, इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी मिल सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, और अब तक जो हमने पढ़ाया है दोस्तों वो आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है तो हमें बताइए। ठीक है, लाइक कीजिए, सेव कीजिए इस वीडियो को ताकि आगे पढ़ सकें और इंपॉर्टेंट शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए एक गवाह की गवाही का मूल्यांकन, मतलब एवोल्यूशन ऑफ ए टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस। देखिए अदालत द्वारा गवाहों की जांच के बाद पक्ष या पार्टियों को टिप्पणी करने का अवसर दिया जाता है, मतलब कि जिर है क्रॉस एग्जामिन करने का अवसर दिया जाता है। साक्ष्य लेने के मिनटों के प्रसारण के बाद टिप्पणियां लिखित रूप में की जा सकती हैं जो असाधारण है, या साक्ष्य लेने के बाद मौखिक कार्यवाही में भी की जा सकती है। इस मामले पर कुशल विभाग का निर्णय लिया जाएगा। पार्टियां तदनुसार अनुरोध दायर कर सकती हैं। कैसे कि सक्षम विभाग साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद तभी तय करता है जब किसी गवाह की गवाही जो निर्णय के लिए महत्वपूर्ण होती है को किसी पक्ष द्वारा चुनौती दी गई हो लेकिन विभाग उसे विश्वसनीय मानता है। यह जब गवाह की मौखिक या लिखित गवाही को
उसके निर्णय में भुला दिया गया हो तो विश्वसनीय नहीं होने के कारण विभाग को अपने निर्णय में अपने दृष्टिकोण का आधार अवश्य बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें कहने का मतलब यह है कि कोई गवाह है, ठीक है। अब देखिए केस तो जो चलते हैं 10-5 साल चलते हैं, तो अब कोई है किसी ने 1 साल पहले कोई गवाही दी थी और उसका गवाही देने के बाद में नंबर आ रहा है 2-3 साल बाद में। अब ऐसा भी हो सकता है यार, वो जो चीज़ें उसने वहाँ देखी हो कुछ भूल गया हो, कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है। तो अगर उसके कुछ शब्द बदलते हैं या फिर उसकी गवाही में कुछ ऐसा वो थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी गवाही की विश्वसनीयता खो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे है, किसी पर्यवेक्षक की मौखिक या रचित घोषणा या का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है, वहां पर ये भी चीज फैक्ट करती हैं कि जब गवाही के बिल्कुल मतलब जो गवाही उन्होंने दी है वो अगर उस केस से ना मिले, मतलब कहने का मतलब गवाह ये कह रहा है हाँ जी सर 3 बजे करेक्ट इसने इसको चाकू मारा था, और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार और उनकी रिपोर्ट के अनुसार वो है कि 2:50 में मारा था या फिर 2 बजे मारा था, तो उसकी गवाही पे ये शक तो हो, ये भी शक होगा कि ये सही है या नहीं, लेकिन उसकी टेस्टिमनी होगी, चेक होगा कि सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि पर्यवेक्षक अपनी अंतर्दृष्टि या दृष्टिकोण के आधार पर मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और क्या संदर्भित क्षेत्र से उसकी उपयोगी भागीदारी है। बाहरी लोगों से प्राप्त सूचना पर आधारित पुनर्नवीनीकृत बयान आमतौर पर अकेले ही बेकार होते हैं। यह मूल्यांकन के दृष्टिकोण से अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण है कि क्या पर्यवेक्षक स्वयं घटना से जुड़ा था या केवल एक प्रत्यक्षदर्शी या दर्शक के रूप में इसके बारे में जानता था। मतलब महत्वपूर्ण बात तो यह है कि गवाही देने के समय या फिर वो किसी ने थोड़ा बहुत समय ले सकता है, क्वेश्चन को समझ सकता है, चीज़ें याद करने के लिए भी उसे टाइम दिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ भी देखी जाएगी कि जब ये जो जिस चीज़ की गवाही दे रहा है क्या ये मतलब कि रिलायबल है कि ये वहाँ पर रहा होगा या कोई भी चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे है दूसरा पॉइंट कि संदर्भित किए जाने वाले अवसर और घोषणा के बीच लंबे अंतराल में काफ़ी लंबे समय के मामले में इसे मुख्य प्राथमिकता के रूप में लिया जाना चाहिए कि अधिकांश लोगों की समीक्षा करने की क्षमता कथा की सहायता के बिना प्रतिबिंबित है या फिर सबूत। कहने का मतलब है कुछ केस ऐसे होते हैं बहुत लंबे चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब उनमें देखिए जब गवाही हुई थी गवाही आज से 6-7 साल पहले और 6-7 साल के बाद में गवाही हुई है, तो उसमें गवाहों को तौर पर भैया जिसने गवाही दी है क्रॉस एग्जामिन के लिए उसको बुलाया तो जाएगा ना, लेकिन उसमें तो फर्क आ जाएगा ना बहुत सारा। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर वहाँ उसने कुछ दिया है, ठीक है, देखिए 2 चीज़ें इसमें रिलायबल अदालत में मानी जाती हैं कि जो गवाह दे रहा है वो एक्चुअल तौर से वहाँ पर मौजूद था या नहीं, या फिर लोगों से सुनी हुई बातों को दे रहा है, या फिर उस घटना से इसका क्या संबंध है क्या नहीं, सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर देखी जाती हैं। जज साहब इसीलिए होते हैं, जब आप गवाही देते हैं तो अपना आप समझ जाते हैं कि तुम्हारी गवाही झूठी चल रही है या फिर सच्ची चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट के जहां घोषणा संघर्ष करती प्रतीत होती है तो संबंधित घोषणाओं की लिखावट एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होती है, तो पर्यवेक्षकों की घोषणा में स्पष्ट तार की असंगतता को इन पंक्तियों के साथ यहाँ वहाँ सुलझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी पदार्थ एक्स को ही, कहने का मतलब सीधा ये है कि जब उनको ऐसा लगता है घटना कुछ और है, ठीक है, और जो गवाही दी जा रही है और वो जो समझा रहा है बोल रहा है बहुत संघर्ष कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसकी जो चीज़ें हैं ना वो बदलने लग जाती है। मतलब झूठी गवाही में चीज़ें थोड़ी बहुत तो बदलती हैं चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले। ठीक है, तो हालांकि उन जो प्रॉब्लम होती है उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, उसको बताया जाता है बार बार। देखिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं क्या उस समय पर उस दिन, ठीक है, उस जगह पर आप मौजूद थे या नहीं, इस तरह से बताया जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा मूवियों में। चलिए आगे है कि प्रक्रियाओं से जुड़े एक प्रतिनिधि को पर्यवेक्षक के रूप में सुना जा सकता है। एक पर्यवेक्षक का बोधगम्य,
पूर्वाग्रह यह तय करता है कि प्रमाण का सर्वेक्षण कैसे दिया जाए, न कि यह स्वीकार्य है या नहीं। कहने का मतलब है भैया कि जो गवाही दे रहा है उस सबसे पहले ये देखा जाता है भैया, और पहले और बाद में, कि जब इसने गवाही दी उस समय पर इसका दिमाग ठीक था, अभी भी ठीक है, बुद्धि ऐसी ही थी या नहीं थी, ये देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है गवाही की प्रासंगिकता, रिलेवेंस ऑफ द टेस्टिमनी। कहने का मतलब गवाही जो है वो सच्ची है या नहीं है। अब ऊपर हमने देखी कि यहाँ पर केवल शब्दों में हेर फेर है, या फिर कोई समय के कारण अंतराल तो हो गया है, या फिर कुछ शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया गया है, किन्हीं शब्दों को कथा बना दिया है, बातें कह दिया, कहानी बना दिया, ये चीज़ें देखी जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाएगा रिलेवेंस ऑफ द टेस्टिमनी, कि जो टेस्टिमनी हुई है, जो गवाही की प्रासंगिकता है, वो सही है या नहीं है, मतलब कि सच में वो सच्चा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी गवाह से पूछताछ के दौरान गवाह शपथ लेकर बयान देता है तो गवाह का बयान मामले से संबंधित होना चाहिए। वो नहीं कहते, यहाँ पे ये वाला पॉइंट चला, मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो हो गया ना शपथ पर बयान। उसके बाद उससे मतलब कि जो वो बोल रहा है वो उस केस से ही संबंधित बातें पूछ सकते हैं, उसी से संबंधित उससे पूछा जाएगा, गवाह को उसी से संबंधित बताना चाहिए, किसी और से संबंधित नहीं। अब गवाहों की जांच के अंत में अदालत व न्यायाधीश गवाहों की गवाही की प्रासंगिकता तय करते हैं और गवाहों के बयान को स्वीकार करते हैं। फाइनली तौर पर भैया टेस्टिमनी जो जज साहब कहते हैं कि ये सही है या नहीं है। कैसे कि गवाहों की विश्वसनीयता। देखिए, गवाहों के परीक्षण के दौरान दिए गए गवाहों के बयान शपथ के पत्र के तहत सत्य होने चाहिए और अंत में अदालत के न्यायाधीश गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता तय करते हैं और गवाहों के बयान को स्वीकार करते हैं। मतलब लास्ट में जब जो फाइनल जो जजमेंट होता है, ठीक है, कि सब तमाम सबूतों और गवाहों को तो भैया उस समय पर जब मद्देनजर रखा जाए, मद्देनजर का मतलब यही है रिलायबिलिटी और टेस्टिमनी, जो अदालत द्वारा वो जिस गवाह को माने, ठीक है, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है कि साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय करने वाला न्यायाधीश के जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। मतलब कि उस समय पर जज किस आधार पर क्या चीजें होती है कि वो उस मतलब देखिए, गवाह अपनी गवाही देता है, अपोजिट पक्ष उसकी गवाही को नकार देता है, तो अब ये अब जो है बात ये जज के ऊपर है कि वो उस गवाह को सच्चा मानेगा या नहीं मानेगा, कितने परसेंट मानेगा, कितने परसेंट नहीं मानेगा। ठीक है, चलिए कैसे कि देखिए, न्यायाधीशों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 के तहत गवाहों की परीक्षा में साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए शक्ति प्रदान है। कहने का मतलब है कि जज के पास ये शक्ति होती है किस गवाह को मान सकता है या फिर गवाह नहीं मान सकता, और गवाहों के परीक्षण के दौरान गवाहों द्वारा दिए गए बयान की भी जांच करते हैं जो प्रासंगिक या अप्रासंगिक है। किसी पर्यवेक्षक की, देखिए प्रासंगिक या प्रासंगिक का मतलब होता है सहयोगी हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है, या फिर कहते हैं कि भाई संगति, ठीक है, या फिर जुड़ा हुआ, इस तरह से। ठीक है, तो यदि पर्यवेक्षक की मौखिक या रचित घोषणा का मूल्यांकन करते समय न्यायाधीशों द्वारा प्रासंगिक साक्ष्य का निर्णय लिया जाता है, साथ में दिए जाने वाले विशेष ध्यान उस पर दिया जाना चाहिए। मतलब कि भैया ये बहुत ही मेन पॉइंट होता है उस समय पर कि जज साहब को ये पता करना कि गवाही सही दे रहा है या नहीं। चलिए आगे है कि जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि पर्यवेक्षक अपनी अंतर्दृष्टि या दृष्टिकोण के आधार पर मुद्दे को ध्यान केंद्रित कर सकता है और क्या संदर्भित क्षेत्र में उसकी उपयोगी भागीदारी है। बाहरी लोगों से प्राप्त सूचना पर आधारित पुनर्नवीनीकृत बयान आमतौर पर अकेले ही बेकार होते हैं। यह मूल्यांकन के दृष्टिकोण से अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण है कि क्या पर्यवेक्षक स्वयं घटना से जुड़ा हुआ है या केवल प्रत्यक्षदर्शी या दर्शक के रूप में उससे के बारे में जानता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब अदालत में गवाही दे दी जाती है कि हाँ सर उसी ने मारा है इसको, गवाह से पूछा जाता है हाँ भाई क्या तुम्हें लगता है कि इसने इसको मारा, हाँ सर इसी ने मारा है। जज साहब कह दे कि कैसे पता, अरे मुझे तो वो कह रहा, वो जो उसका चंद्रपाल का लड़का जो है वो कह रहा। अब तो कई बातें कह रहा है क्या, दूसरों की सुनी बातें कह रहा है, तूने जो देखा है वो बता।
ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। दूसरों की कही हुई बातों पर वहां पर कुछ नहीं चलता। अगर वहां पर जाकर कह सकते जज साहब देखो मेरा दोस्त मुझसे ये कह रहा होगा, वो जो फलाना जो है वो मुझे मारने के लिए कह रहा है, जज साहब मुझे बचाओ। जज साहब पागल है, कह रहा तेरा दोस्त कह रहा है। किसी को कही हुई बातें नहीं मानेंगे। कहने का मतलब है कि देखा हो तो तुरंत बताओ, 1 पॉइंट और दूसरा पॉइंट, बस 2 ही व्यक्ति होने चाहिए, 2 ही पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पर सीन देखा है, तूने देखा है तो भैया बता दे। ऐसा नहीं है कि बीच में एक और व्यक्ति है वो बता रहा हाँ मैंने देखा, कह दे ऐसे कह दे, ऐसा नहीं चलेगा वहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 की संदर्भित किए जाने वाले अवसर और घोषणा के बीच लंबे अंतराल, काफी लंबे समय के मामलों में इसे मुख्य प्राथमिकता के रूप में लिया जाना चाहिए कि अधिकांश लोगों की समीक्षा करने की क्षमता कथा की सहायता के बिना प्रतिबंधित है, ठीक है, जो कि सबूत होता है। कहने हो जब कोई घटना बहुत ही लंबी चलती जाती है, ठीक है, तो उसमें और बातें ऐड होती जाती। कहने का मतलब ये ना कि बात ये कहती है कि मैं अकेली ही चली थी उसके मुंह से, और दोबारा जब उसके कान में लौट कर आई तो पूरी बारात बन गई। वो तो ये और यार ये तो मैंने शायरी बना दी, डायलॉग बना दिया है। वो है ना कि अकेला ही चला था मैं नज़्मे राह पर, देखते देखते कारवां बन गया। वही वाली कहानी हो गई। बातों का भी यही है भाई साहब। अगर यही इसलिए हम यहाँ बोलते हैं, ठीक है, सभी से कि आप अगर किसी को बातें कर रहे हैं ना, इस हिसाब से कीजिए कि अगर ये बात आगे जाएगी तो जिसको हम बता रहे हैं 2-3 बात तो यही ऐड कर देगा, इसी ने किसी और को बताया तो वो उसमें और घी मिर्ची लगा देगा, और ये ऐसे करके न जाने बात कहाँ पहुँच जाती है, और वही कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में जैसा बहुत ध्यान रखते हैं। देखिए आगे है कि जहां घोषणा संघर्ष करती प्रतीत होती है तो संबंधित घोषणा की लिखावट एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होती है, ठीक है। मतलब कि उसकी जो घोषणा, मतलब जो कह रहा था वो उसमें कुछ अजीब सा दिख रहा था, वो सही भी कह रहा था, हाँ सब देखा तो था, ये जो आ गया, हाँ सब देखा तो था, लेकिन जब भी गवाही में लेकिन, किंतु, परंतु, तो ये आ गया तो समझ लो वो संघर्ष कर रही है उसकी बातें, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आगे का पर्यवेक्षक घोषणा में स्पष्ट तार्किक असंगतता को इन पंक्तियों के साथ यहाँ वहाँ सुलझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कि किसी पदार्थ एक्स को ही, कहने का मतलब है कि चीज़ों को बार बार कह करके बताया जा सकता है कि नहीं भैया जो आप बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, ये चीज़ है। उसके बाद में बिल्कुल आप समझ रहे हैं, आपने समझ लिया कि ये चीज़ है। ये कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपने वो देखा होगा कि देखिए एक व्यक्ति यहाँ है और दूसरा व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है इसके लिए तो है ये 6 और इसके लिए है ये 9, ठीक है। तो अब ये सही कहेगा, सपोज कि ये गवाह है, ठीक है। तो अब जो पहला वाला जो अभियोजन वाला पक्ष है उसकी गवाही ये दूसरा वाला कहेगा भैया ये 9 है, बिल्कुल ध्यान आ रहा है ना 9 है। वो कहे ना 6 है, हाँ 9 है, नहीं 6 है, नहीं 9 है। इस समय पर उसकी गवाही खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, रिलेवेंट खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रक्रियाओं से जुड़े एक प्रतिनिधि को पर्यवेक्षक के रूप में सुना जा सकता है। एक पर्यवेक्षक का बोधगम्य पूर्वाग्रह यह तय करता है कि प्रमाण का सर्वेक्षण कैसे किया जाए, न कि यह स्वीकार है या नहीं। कहने का मतलब है कि जो कोई भी इस तरह से गवाही चलती रहती है तो उसमें भाई साहब जो भी उसके साथ में होते प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में सुना जा सकता है, उनके जो प्रतिनिधि है उसको भी, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो केस जिसके साथ हुआ है उसको तो सुना, जिसने केस किया है उसको भी सुना जाएगा। हाँ भाई तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है, सुना होगा आपने ये वाला पॉइंट, हाँ जी तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है, वो कहेगा सब मैंने नहीं किया मुझे माफ करता, चुप। तो इससे पूछा जा रहा है स्वीकार है या नहीं, समझ में आ गया, ये वही वाला पॉइंट है। चलिए आगे दोस्तों दायरा, स्कोप, ध्यान रखना दायरा 4 नंबर में फंस सकता है क्वेश्चन, 5 नंबर में आ सकता है दायरा। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 का दायरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गवाह प्रासंगिक बयान के साक्ष्य अदालत में आते हैं, क्योंकि अगर गवाह अप्रासंगिक बयान के साक्ष्य साथ अदालत में आते हैं तो अदालत के न्यायाधीश मामले में गवाहों के उस बयान को स्वीकार नहीं करते और इसके कारण मामले के सभी तथ्य स्पष्ट होने चाहिए। इसका उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में भी है।
मामले के सभी तथ्य प्रासंगिक होने चाहिए। यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 के कुछ नियम। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है भैया कि जो चीज़ें एक्चुअल में हुई है ना, गवाही देने के लिए नहीं आनी चाहिए, ठीक है, गलत गवाही नहीं देनी चाहिए। उसके कुछ नियम है, क्या है? नंबर 1, यदि मामले में कोई तथ्य साबित हो जाता है तो पक्ष द्वारा साक्ष्य में प्रस्तावित किया जाता है तो न्यायाधीश पक्ष से पूछ सकता है कि कथित तथ्य प्रासंगिक होगा या नहीं। एक न्यायाधीश निर्णय करेगा कि तथ्य प्रासंगिक होना चाहिए। यदि साक्ष्य प्रासंगिक नहीं होगा तो न्यायाधीश पक्ष को इसे साबित करने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि इससे केवल अदालत का समय बर्बाद होगा। इस स्थिति में न्यायालय साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दे सकता। कहने का मतलब यह है कि अभियोजन पक्ष जब अपने गवाहों को प्रस्तुत करता है, अब जज साहब को या तो वो गवाही जो है सही लगी है गलत, अगर सही लगती है तो सामने वाले अपोजिट वकील से बोलेगा हाँ भाई मुझे सही लग रही है, देख ले, अब तुझे कुछ कर रहा है तो इसमें बहस वहस करके क्रॉस एग्जामिन कर ले, तो वो कहेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि ये सही नहीं है गवाह, तो वो उसको वहीं पर रिजेक्ट कर देगा, ताकि अदालत का और टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए नियम नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, यदि पक्ष ने साक्ष्य का वह तथ्य सुझाया है जो न्यायालय में सिद्ध हो चुका है और साक्ष्य के लिए किसी अन्य तथ्य पर भी निर्भर है, तो पहले तथ्य का साक्ष्य देने से पहले दूसरा तथ्य भी सिद्ध करना होगा। उदाहरणार्थ के लिए मृत्यु पूर्व कथन, यदि कोई व्यक्ति मृत्युपूर्ण कथन को साबित करना चाहता है तो उसे यह साबित करना होगा कि घोषणाकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। चित्रण ए और चित्रण बी, यहाँ तथ्य की स्वीकृति स्थिति पर निर्भर है। कहने का मतलब है नंबर 1, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो लेट गया, मतलब कि लेटने का मतलब मर गया, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति जिंदा है। अब यहाँ पर गवाही ऐसी होती है, सर उसने मरने से पहले मुझसे ये कहा था लेकिन वो अभी मरा नहीं है, जिंदा है, तो ये तुम्हारी गवाही रिलेवेंट नहीं होगी। समझ में आ गया? बस इतना सा पॉइंट है। नियम 3 है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। नियम 3 है कि नियम 1 और 2 का अपवाद है। यदि कोई प्रासंगिकता वाला कथित तथ्य है तो वह किसी अन्य कथित तथ्य के प्रमाण पर निर्भर करता है। इस स्थिति में न्यायाधीश अपने विवेक से पहले तथ्य को दूसरे तथ्य के सबूत के बिना साबित करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन इस स्थिति में पक्ष को अदालत की संतुष्टि के लिए दूसरे तथ्य को साबित करने का कार्य करना होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी गवाह ने वहां पे आकर के 3 लाइन बोली, सर मैं वहां 10 बजे था, मैंने उसके पेट में चाकू लगते हुए 11 बजे देखा, उसके बाद में वो वहां पर 1 बजे तक वहां पड़ा रहा और मर गया। 3 चीजें हैं, 3 चीजों में पहले तथ्य में ध्यान रखना, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा। इस तरह से मानो पहले नियम के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि मैं वहां पर 11 बजे या 10 बजे था, अब वो ये कहता है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं जी मैं तो 12 बजे वहां पर था, तो यार वो कहेगा ये पहली बात इसने गलत होगी। चल दूसरी बात बता, चक्कू मारा था या नहीं सर गोली मारी थी, अब यार गोली मारी थी, दोनों चीजें झूठ बोला। अब तीसरे में कहेगा नहीं सर वो तो उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, मारा नहीं था वहां पर, वो कहेगा तीनों बातें गलत है, किसी पर एग्जामिन नहीं हो सकता, भगा उसको। आगे के उपरोक्त नियम के अनुसार गवाहों के प्रवेश का प्रश्न न्यायाधीश द्वारा तय किया जाना है। सबसे पहले उन्हें सभी साक्ष्यों को व्यापक विवेक के साथ साथ निवेश किया, फिर साक्ष्यों को रिकॉर्ड रखने की अनुमति दी। ठीक है, कितने साक्ष्य हैं क्या नहीं है, कहने का मतलब यह है उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, इन सब की जो बातें हैं भैया वो जज साहब के पास में रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है, चलिए अब इसमें दोस्तों मेन पॉइंट ये आ रहा है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, जो गवाह हैं वो गवाही 3 तरह की होती है। एक तो होती है मुख्य परीक्षा, ठीक है, मतलब कि चीफ एग्जामिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन और तीसरा होता है री एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब इन चीजों को ध्यान लेते हैं। मुख्य परीक्षा क्या होती है, क्रॉस परीक्षा क्या होती है, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, जिरह जिसको हम बोलते हैं, और जो है लास्ट में री एग्जामिनेशन पुनः गवाही, उसको वो क्या होती है। ठीक है, वो जान लेते हैं। देखिए मुख्य परीक्षा, देखिए मुख्य परीक्षा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 के तहत, ध्यान रखना, परिभाषित किया गया। ये 5 नंबर में 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। मुख्य परीक्षा, री परीक्षा या फिर जिरह, कोई सी भी। तो जब पक्ष गवाहों की परीक्षा में एक गवाह को बुलाता है जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है,
मुख्य परीक्षा शपथ के बाद गवाहों की पहली परीक्षा है। यह वह स्थिति है जिसमें पार्टी ने गवाह को मुख्य रूप से जांचने के लिए बुलाया था, ताकि गवाह से उसके ज्ञान के भीतर सभी भौतिक तथ्यों को प्राप्त किया जा सके। पार्टी के मामलों को साबित करते हैं। इस प्रत्यक्ष परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब जब पहली बार किसी भी गवाह के गवाही होती है तो उसको प्रत्यक्ष परीक्षा कहा जाता है। मुख्य रूप से परीक्षा का उद्देश्य क्या है? जो चीफ एग्जामिनेशन है उसका उद्देश्य क्या है? पहला है कि यह कानूनी रूप से पर्याप्त सबूत के बोझ को दूर करता है। दूसरा, याद किया और समझा। तीसरा, ये प्रेरक हो सकता है। चौथा, जिरह करने के लिए रिलेवेंट। और पांचवा है विरोधाभासी और प्रत्यक्षित रूप से साक्ष्य को विपक्ष प्रस्तुत करेगा। मतलब कि उसके बाद में जो उसने गवाही दी है उसका उद्देश्य ये भी है कि भाई सामने वाले को पता रहेगा, हाँ भाई इसने मुझे देखा था या नहीं, और इसने मुझे मर्डर करते हुए देखा था, इसने गवाही दी है, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे वाला पॉइंट है कि परीक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। देखिए, प्रमुख उद्देश्य, देखिए सभी साक्ष्य स्वीकार होने चाहिए। दूसरा उद्देश्य, गवाहों को अपनी मंशा के अनुसार प्रस्तुत होना चाहिए और उस पर विश्वास करने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा, अपराध के साक्ष्य के तथ्य से संबंधित प्रत्येक चीज को गवाहों के मौखिक साक्ष्य और प्रदर्शनों के माध्यम से उचित संदेह से परे किया जाना चाहिए। ये तो मेन उद्देश्य होते हैं उसके। छोटे उद्देश्य जो मतलब कि उद्देश्य होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, वो क्या है कि आप कुछ अतिरिक्त उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं जो कम आवश्यक है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। कौन सा? नंबर 1, अपराध का पूर्ण एवं तार्किक तर्कसंगत सिद्धांत प्रस्तुत करें। भैया पूरा मैटर बताना है। दूसरा, गवाह सर्वोत्तम संभव रोशनी में उपस्थित होते हैं। संभवतः संभव रोशनी में उपस्थित होता है, मतलब कि पूरे होशो आवाज में। आगे के साक्ष्य में सभी तथ्यों का उल्लेख करें और उन प्रस्तावों के बीच संबंध को समझाने का प्रयास करें जो एक ही समय में सत्य नहीं हो सकते। कहने का मतलब यह है कि जो वो बोल रहा है उससे रिलेटेड उसके बारे में बताए कि मैं जो बोल रहा हूँ सर इसलिए सही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको देखा था 2 दिन पहले उसको धमकी देते हुए कि तूने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे मार दूंगा। देख लो सर 2 दिन बाद मार दिया। ठीक है, इस तरह से। आगे है, संभावित जिरह को बंद करके गवाहों के संपर्क को सीमित करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो भी गवाही है, गवाह के बाद में जो उससे जिरह होनी थी हो गई, उसके बाद से उसके संपर्क सीमित होने चाहिए। ऐसे नहीं है उसको बिल्कुल ही बार बार बुलाते रहेंगे। ठीक है, आगे के मुख्य प्रश्नों में परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ क्वेश्चंस। देखिए, मुख्य परीक्षा में सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे जो साक्ष्य के तथ्यों से संबंधित होंगे। मुख्य परीक्षा में कोई भी प्रमुख प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रमुख प्रश्न केवल जिरह और पुनः परीक्षण के में ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले अभियोजक आपराधिक मुकदमों मुख्य परीक्षा के प्रश्न पूछते हैं। कहने का मतलब है जब पहली बार गवाह जाएगा भैया कोर्ट में तो उससे जो अभियुक्त वाला जो पक्ष है, वकील है, ठीक है, वो उसमें मेन क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कुछ जो भी वो बताएगा ना, वो मेन क्वेश्चन वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा, केवल जो गवाह बताएगा उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी मुख्य परीक्षा। अब है दोस्तों दूसरी जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए, मुख्य परीक्षा खत्म होने के बाद जिरह शुरू होती है। जिरह में प्रतिवादी वकील वही जिरह पूछता है जो अभियोजक ने पूछा था। प्रतिवादी वकील उन प्रश्नों को पूछ सकता है जो तथ्य से संबंधित है और प्रतिवादी जिरह में प्रमुख प्रश्न भी पूछ सकता है जिन्हें मुख्य परीक्षा में अनुमति नहीं दी गई थी। गवाहों की जांच में जिरह बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिरह से कई तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं क्योंकि जिरह में प्रतिवादी गवाह के सभी बयानों का विश्लेषण करता है, फिर उस बयान से संबंधित जिरह पूछता है जो गवाहों द्वारा दिया गया था। मुख्य परीक्षा प्रतिवादी वह भी प्रश्न पूछ सकता है जो मुख्य रूप से परीक्षा से संबंधित नहीं था बल्कि साक्ष्य के तथ्यों से संबंधित था। अब बात आ जाती है जिरह की। देखिए, कोई भी गवाह है, उसने अपनी गवाही दे दी, हाँ जी ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने उसको देखा था, ऐसा हुआ था, लेकिन मेन पॉइंट तो जिरह ही है। आपने जॉली LLB देखी होगी, अक्षय कुमार वाली। ठीक है, जॉली LLB, उसमें क्या होता है, उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति होता है, ठीक है, जो उसमें मेन
क्रिमिनल होता है, उसी को गवाही के लिए बुला लिया जाता है और उस पर गवाही दिलवाई जाती है, उससे पूछा जाता है तू कौन, उससे गवाही दिलवाई जाती है, फिर उसी से क्रॉस एग्जामिन होती है। बता भाई क्या नाम है तुम्हारा, कि मेरा नाम ये है, वो हिंदू बताता है कि मथुरा में रहता हूँ ये है, फिर उसको भैया अब जो अक्षय कुमार है जिरह करता है, बात में बात निकालता रहता है, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, फाइनली वो प्रूफ कर देता है कि उसकी गवाही झूठी थी और वो ही क्रिमिनल है। ठीक है दोस्तों, यही कारण होता है जिरह का। स्पेशल सबसे जरूरी, आप अगर वकील बनना चाहते हो बहुत ही अच्छे, भाई साहब आपको जिरह आनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, पूरी जो ऊपर की प्रोसेसिंग है वो सिविल मुकदमा हो या फिर क्रिमिनल मुकदमा हो, पूरा एकदम सेम है। ठीक है, चलिए ये है, हम यहाँ पर एक तथ्य लेकर आए, भारत में सिविल मामलों में जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन इन सिविल, ठीक है, केसेस इन इंडिया। भारत में सिविल मामलों में जिरह कैसे होती है, देखिए अभी ऊपर जो बताया वो क्रिमिनल मामले में, सिविल में देखिए, सिविल मामलों में सभी गवाहों को जो पार्टियों की इच्छा पर अदालत द्वारा पेश या जांच किए जाते हैं, उन्हें मुद्दे तय करने की होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर या अदालत द्वारा तय की गई किसी भी अन्य अवधि के भीतर अदालत में पेश किया जाना चाहिए। फिर पार्टियों को मुकदमे में गवाह की एक सूची दाखिल करनी होगी। इसके बाद अदालत गवाहों को समन भेजकर परीक्षण के लिए कह सकती है या पक्ष खुद गवाहों को बुला सकते हैं। यदि न्यायालय गवाह का परीक्षण के लिए बुलाने के लिए समन जारी करता है तो समन जारी करके गवाहों को बुलाने पर होने वाला खर्च पक्षकारों को जमा करना पड़ता है। इस स्थिति में पार्टियों द्वारा जमा किया गया पैसा डाइट मनी के रूप में जाना जाता है। वह तारीख जिस दिन पक्षकार सुनवाई करने वाली अदालत में गवाहों को पेश करना और उनकी जांच करना चाहते हैं, अब कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करेगा। पहली बात वादी की मुख्य परीक्षा से होती है जिसमें उसने यह प्रश्न पूछा था या फिर गवाह ने। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सिविल मामले में यह है कि जब अदालत को लगता है कि उस गवाह को बुलाना चाहिए, अदालत उस गवाह को बुलाती है और उसको एक टाइम दे देती है, उसके 15 दिन के अंदर या फिर कोई अन्य अवधि, अन्य दूसरी तारीख मिल जाएगी तो उस तारीख पे आना है। लेकिन मेन पॉइंट यह है कि जब सिविल मामला चल रहा हो, अभियोजन पक्ष, ठीक है, जैसे कि लड़के और लड़के के मामले, पति पत्नी के मामले बहुत चलते हैं सिविल में, ठीक है, तो पत्नी पक्ष की तरफ से जितने भी लोग आएंगे गवाही देने के लिए, उस सब का खर्चा भी भैया पति पक्ष देगा बुलाने का। कहने का मतलब ये भी है। ठीक है, चलिए आगे है कि ने देखा था। इसके बाद प्रतिवादी प्रश्न पूछता है जो प्रतिवादी द्वारा मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे और इस स्तर पर जिरह खत्म होने के बाद अदालत अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय करती है। कहने का मतलब जितने भी गवाह हैं उनको बुलाया जाता है और सेम प्रोसीजर होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर क्रॉस एग्जामिन होता है। ठीक है, चलिए आगे कि भारत में आपराधिक मामलों में जिरह कैसे होती है। देखिए, आपराधिक मामलों में पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित वारंट मामले में आपराधिक मुकदमे में जिरह के विभिन्न चरण होते हैं। आरोप तय होने के बाद और अभियुक्त दोषी स्वीकार करता है, फिर अदालत को अभियोजन पक्ष से अपराध साबित करने के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है। अभियुक्त अभियोजन पक्ष को अपने गवाहों के बयानों के साथ अपने साक्ष्य का समर्थन करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को मुख्य परीक्षा कहा जाता है। मजिस्ट्रेट के पास किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में समन जारी करने, उसे कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की शक्ति है। तो मुख्य परीक्षा के बाद विरोधी पक्ष ने गवाहों से पूछताछ प्रति प्रश्न पूछेंगे जिसे जिरह कहा जाता है। कहने का मतलब यह है भैया कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें पुलिस द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, पुलिस उसको भेजती है कि भैया उनको बुला के लेकर आओ, ये उसमें गवाह हैं, उनके वहाँ पर ये हुआ था, वो उनसे फिर पूछता है मजिस्ट्रेट हमें बताओ क्या है, या फिर मजिस्ट्रेट खुद उनसे को बुला सकता है और चार्जशीट को देख करके इसमें वो गवाह उनको बुला सकता है। ठीक है, उसके बाद में गवाही होगी, मेन चीफ बयान होंगे, उसके बाद क्रॉस, ठीक है, जिरह जिसको बोलते हैं। तो आगे है पुनः परीक्षण, री एग्जामिनेशन। देखिए आपको पता चलेगा चीफ बयान क्या होते हैं, ठीक है, और यही पता क्या चल गया क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, मतलब जिरह क्या होती है। अब तीसरा पुनः परीक्षण, री एग्जामिनेशन। देखिए जो पक्ष जिरह के लिए गवाह के पास उपस्थित होगा उसे पुनः परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यदि पक्ष अदालत के आदेश के अनुसार जिरह नहीं कर रहा है तो मुख्य परीक्षा पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब पहले
गवाह को बुलाया, उसने उसके बयान हो गए चीफ, मेन बयान हो गए, हाँ जी ये हुआ था। उसके बाद उसको जिरह के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर जिरह के बाद में फिर उसको री एग्जामिनेशन दोबारा अदालत फिर से भी पूछ सकती है, हाँ भी उसको बुलाओ, दोबारा पूछना है हमें उससे कुछ, ठीक है। या फिर अखिल कहता है महाराज मैं उसको कटघरे में बुलाने की चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है वो सही है। लेकिन गवाही देने के बाद में अगर गवाह ये कह देता है कि मैं आगे गवाही नहीं दूंगा, तो उसकी जो मेन गवाही है ना उस पर भी भरोसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के मुख्य परीक्षा, पृथ्वी परीक्षा, पुनः परीक्षा के बीच अंतर। यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। ये जो अंतर है वो इसलिए रखा है ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ सके। और फिर से ध्यान रख लो, नोट कर लो दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना अंतर तीनों में पूछा गया है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कॉलम है मुख्य परीक्षा, जिरह और पुनः परीक्षा, तीनों को देखेंगे। नंबर 1, एग्जामिनेशन इन चीफ एक गवाह की जांच है जो उस पक्ष द्वारा की जाती है जिसने अदालत में मुकदमा या मामला दायर किया है, ठीक है दोस्तों, मतलब कि अभियोजन पक्ष द्वारा। दूसरा है जिरह, ये जिरह एक गवाह की एक परीक्षा है जो मुख्य परीक्षा के प्रतिद्वंदी पक्ष द्वारा की जाती है। कहने का मतलब है मुख्य परीक्षा जो है वो अभियोजन पक्ष, जो वादी पक्ष है उसके वो आएगा लेकर के उसको, अब वो गवाही दिलवाएगा, जो वो चाहे वो दिलवा सकता है, जो भैया हुआ होगा वही तो दिलाएगा। चलिए दूसरा है जिरह, जिरह में इस वकील का पहले वाले वकील मतलब वादी पक्ष का कोई मैटर नहीं होता, वो केवल प्रतिवादी है, उससे कोई भी सवाल पूछ सकता है, उसका जवाब इसको देना ही होगा। तीसरा है पुनः परीक्षा, पुनः परीक्षा एक गवाह की एक परीक्षा है जो पार्टियों द्वारा मुख्य परीक्षा और जिरह के दौरान उत्पन्न होने वाली असंगतता को दूर करने के लिए की जाती है। और अब ध्यान रखना कि इन दोनों को होने के बाद में तीसरी बार उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, तीसरी बार उसको कटघरे में बुलाया जाएगा। और ये कोई भी पक्ष, ये पहला पक्ष प्रतिवादी या वादी, कोई सा भी पक्ष इसको बुला करके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला अंतर समझ में आ गया। अब दूसरे अंतर पर चलते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है, यह पहला ऑर्डर है, यह दूसरा क्रम है और यह आखिरी ऑर्डर है, ठीक है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा पॉइंट है कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य अदालत में गवाह की शपथ के तहत बयान दिलवाना है। जिरह का उद्देश्य गवाह के सम्मान की ईमानदारी को चुनौती देकर उसकी सच्चाई का परीक्षण करना है। इसमें यह परीक्षण करना है कि जो उसने पहले बोला है यहाँ पर ये झूठ है या सही है, इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा पुनः परीक्षा का उद्देश्य एक गवाह का परीक्षण है जो मुख्य परीक्षा और जिरह के दौरान उत्पन्न होने वाली असंगतता को दूर करने के लिए पार्टियों द्वारा किया जाता है। कहने कि यहाँ पर उसने कुछ बोला है, यहाँ पर कुछ बोला है, उनमें गड़बड़ हो गई, तो अब तीसरी बार हो गई, यहाँ पर जो गड़बड़ है उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। चलिए चौथा पॉइंट है कि मुख्य परीक्षा में न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी प्रमुख प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। जिरह में स्वतंत्र रूप से प्रमुख प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा में कोई भी प्रमुख प्रश्न नहीं पूछा जा सकता और अदालत की अनुमति के बिना कोई नया मामला पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे वाला पॉइंट है लास्ट 5वां, यह न्यायिक कार्यवाही का एक हिस्सा और पैकेज है। यह सच को सामने लाना जरूरी है और न्यायिक कार्यवाही का एक अनिवार्य हिस्सा भी है। लास्ट, गवाहों की जांच में यह आवश्यक नहीं है और यह न्यायिक कार्यवाही का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब है जब यहाँ से दोनों चीज़ों में तय हो जाता है ना, हाँ सही है, तो फिर उसको दोबारा मतलब तीसरी बार नहीं बुलाया जाता, ठीक है। तो ये थे तीनों एग्जामिनेशन के उदाहरण। चलिए अब चलते हैं, लास्ट हमारा आ चुका है निष्कर्ष। देखिए दोस्तों, किसी भी मामले के लिए गवाहों की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह दीवानी प्रकृति का हो या आपराधिक प्रकृति का, और दोनों प्रक्रियात्मक कानून गवाहों की परीक्षा के की व्याख्या करते हैं, गवाहों की परीक्षा की व्याख्या करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 135 से 166 में गवाहों की परीक्षा के बारे में बताया गया है, जिसमें सभी बातें शामिल हैं। और जैसे गवाहों की परीक्षा के दौरान सबसे पहले गवाहों की जांच कौन कर सकता है और गवाहों की परीक्षा के दौरान कौन से प्रासंगिक तथ्य स्वीकार किए जाते हैं
और क्या है? गवाहों से जिरह के दौरान एक वकील द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न तथा जिरह के दौरान कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तथा गवाहों से जिरह के दौरान न्यायाधीशों की शक्ति के बारे में भी सब कुछ बताते हैं, तथा अंत में जूरी मतलब कि जुरिस्डिक्शन की शक्ति से संबंधित प्रावधान बताते हैं, तथा मूल्यांकनकर्ताओं को गवाही से पूछताछ के दौरान प्रश्न पूछना होता है। ठीक है, ये था दोस्तों कुछ गवाही से रिलेटेड हमारे 3 तरह की गवाही होती हैं। तीनों तरह का आज हमने क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। अब इस अकेले क्वेश्चन में तकरीबन आपको 20 नंबर का तो मेन क्वेश्चन ही है, उसके बाद एक 10 नंबर का डाल लो, एक 5 नंबर का। इस पूरे क्वेश्चन से तकरीबन 30 से 35 नंबर आने हैं आपके। ठीक है, तो तैयारी कर लीजिए, बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ लीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप हमको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमें सोशल मीडिया पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक हमारे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इसकी जो सारी PDF हम टेलीग्राम चैनल पर ही डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत प्यार मिल रहा है और इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ठीक है, और आप भी धन्यवाद तो वेलकम तो बोल ही दिया कीजिए कमेंट में। चलिए, जय हिंद।